जब कोई हादसा होता है और हादसे में शव जल जाते हैं या बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो उनकी शिनाख्त कर पाना, उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में एक वैज्ञानिक विधि होती है जिसके माध्यम से उनकी पहचान की जाती है और उनके परिजनों को उनके शवों को सौंपा जाता है। वो तकनीकी होती है डीएनए जांच। हाल ही में जो विमान दुर्घटना हुई उसके बाद डीएनए जांच एक भरोसेमंद तरीके के रूप में फिर से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। तो आज हम इसी डीएनए विश्लेषण के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस इन फोकस की इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो विमान हादसा हुआ उसमें डीएनए पहचान प्रक्रिया अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, इसके विषय में हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो देखिए, ये विज्ञान की एक ऐसी विधि है जिसमें कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें कि शवों की पहचान सिर्फ देखकर उनकी शिनाख्त कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में इस वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया जाता है और इसकी भी कई विधियां हैं, कई तरीके हैं। उनमें से एक एक करके हम हर तकनीकी की चर्चा आपके सामने करेंगे। और इस समय हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी विधि है जो मृतकों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में एक निःशब्द लेकिन निर्णायक भूमिका निभा रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर एक दुखद हादसा हुआ। हमारा पूरा देश क्या, पूरे विश्व समुदाय की अगर बात करें तो वो हतप्रभ थे, इस घटना से दुखी थे सभी। और एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान है उसकी दुर्घटना के बाद जो शव थे, मृतकों के शव थे, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और उस क्षतिग्रस्त होते हुए शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसी कारण जो डीएनए पहचान प्रक्रिया है फिर से इसका सहारा लिया जा रहा है। और जब भी इस तरह के हादसे होते हैं जहां पर शवों की पहचान करना मुश्किल होता है, तब इस तरह की डीएनए जांच की एक भरोसेमंद विधि को फिर से प्रयोग में लिया जाता है। आपको बता दें कि अगर किसी का चेहरा जल जाए, अगर उसके किसी भी तरीके से उसके फिंगरप्रिंट को नहीं लिया जा सकता, हम उसकी पहचान तब करते हैं इस डीएनए विश्लेषण की विधि से। 9/11 का जब हमला हुआ था, आपको याद होगा 2001 में, तो उसमें भी तकरीबन 3000 लोगों की जो पहचान करने में डीएनए परीक्षण की ही भूमिका थी और 10 महीने लगे थे, लेकिन उन शवों की पहचान की गई थी। 3000 शवों की पहचान की गई थी। तो फिलहाल पीड़ितों के परिजनों से डीएनए रेफरेंस सैंपल इकट्ठा किया जाता है। अब इसका भी हम समझेंगे कि क्या रोल होता है कि परिजनों के सैंपल से क्या इस जो सैंपल होता है इसको इकट्ठा करके कौन सी विधि अपनाते हैं। तो देखिए, डीएनए पहचान को गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। क्या होता है डीएनए, तो आप सभी जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसी में डीएनए में ही हमारी क्या होती है, आनुवांशिक जानकारी हमारी इसमें केंद्रित होती है। यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसी के भंडार के तौर पर डीएनए को जाना जाता है। अब ये हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है, इसी वजह से जब शवों की पहचान होती है तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों का डीएनए तभी सिमिलर हो सकता है, एक्सेप्शनल कंडीशन होगी, या तो वो ट्विंस हो सकता है कि एक सिवाय एक ही तरह के जुड़वा हो तो काफी कुछ उनमें सिमिलरिटी होती है, अदरवाइज ये यूनिक होते हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है, तो जिस तरह से गोल्ड का एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, उसी तरह से यहाँ भी चूंकि ये बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीका है जिससे कि शवों की शिनाख्त हो पाती है, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्योंकि किसी भी पहचान के लिए एक्यूरेट तरीका माना जाता है, बशर्ते कि बहुत ज्यादा पुराने ना हो गए हों। शवों की शिनाख्त करने के लिए जो डीएनए का सैंपल है वो बहुत ज्यादा पुराना ना हो गया हो, तो ये काफी हद तक सटीक पहचान करने में सफल होता है। तो डीएनए पहचान क्यों जरूरी होती है, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है। तो देखिए, जरूरी इसलिए होती है कि जब कठिन हालात होते हैं, जब शरीर की पहचान संभव ही नहीं होती है, तो हमारे पास यही एक तरीका होता है। अब चाहे विमान दुर्घटना हो जाए या आग लग जाए, कहीं पर विस्फोट हो जाए, इस तरह की जो भयानक त्रासदी होती है जिसमें हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, मानव के शरीर से, उसके चेहरे से, उसके फिंगरप्रिंट से पहचान संभव नहीं होती है, तो ऐसी दशा में इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद या मानव जनित आपदाओं के बाद जब शरीर पहचानने लायक नहीं होता है, तो इसकी पहचान करने में डीएनए जांच एक भरोसेमंद विधि के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए, मानव अधिकार और भावनात्मक कारण भी है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि वो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म के अनुसार अंत्येष्टि करना चाहते हैं, अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो एक भावनात्मक लगाव भी होता है कि अपने परिजनों का भले ही चेहरा न दिखे, लेकिन हम उनके अस्थियों को ही अपने पास पा सकें, अवशेषों को ही अपने पास पा सकें, जिसकी वजह से हम जो भी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर सकें। साथ ही साथ कुछ ऐसी शर्तें होती हैं, जैसे आपको बीमा का क्लेम लेना हो या अन्य कहीं पर मानसिक शांति भी इसके लिए एक बहुत
बड़ा कारण है, तो इन सारी चीजों के लिए उसकी शिनाख्त जरूरी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें परीक्षण करने की तरफ विवश करती हैं, तो इस वैज्ञानिक विधि की उपयोगिता सिद्ध होती है। अब देखिए रेफरेंस सैंपल क्या होते हैं, तो दरअसल जो परिजनों से सैंपल लिए जाते हैं, यानी परिजनों से लिया गया जो डीएनए का सैंपल होता है उसको रेफरेंस सैंपल के तौर पर जाना जाता है, और इसी सैंपल से जो कि शवों से प्राप्त डीएनए का जो हमारा तत्व होगा दोनों का मिलान किया जाता है, तो रेफरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रेफरेंस सैंपल के तौर पर जाना जाता है। और इसी से अज्ञात शवों से जब मैचिंग की जाएगी और जब मैचिंग हो जाती है तुलना करने पर, तो ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति से अमुक का डीएनए मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है ये उस परिवार से या उस व्यक्ति से संबंधित होगा। इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो माता पिता संतान का डीएनए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, लेकिन अगर इनके अलावा भी अगर आप देखें, चूंकि माता पिता के डीएनए की बात करें तो 50% डीएनए साझा होता है, तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा मैच करने की संभावना होती है। लेकिन अगर ये ना हो तो वैसी दशा में भाई बहन चाचा चाची जैसे अन्य रिश्तेदारों का भी डीएनए लिया जा सकता है। अब देखिए डीएनए विश्लेषण की प्रमुख तकनीकियों पर हमारी चर्चा मुख्य तौर पर यहाँ पर केंद्रित होगी। सबसे पहली जो चर्चा है वो हमारी है एसटीआर यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के बारे में। ये एक विधि है, ये एक प्रमुख विधि है। एसटीआर की अगर बात करें तो डीएनए के भीतर कुछ छोटे ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर सीक्वेंसिंग होती है। अगर डीएनए आप जानते हैं कि डीएनए 4 अक्षर होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, तो एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है, एक साइटोसिन होता है और एक थाइमिन होता है, यानी कि AGCT, यानी कि ये 4 अक्षर होते हैं AGCT। अगर हम डीएनए की बात करें तो इन्हीं 4 अक्षरों से बनी एक लंबी चेन होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि एक लंबा वाक्य लिखा जा रहा है, वो AGCT की सहायता से एक लंबा वाक्य लिखा जा रहा है। साथ साथ इसके कुछ इस लंबे वाक्य में जुड़े छोटे छोटे सेंटेंस भी होंगे, उन छोटे छोटे सेंटेंस में छोटे छोटे अक्षर भी होंगे। कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनकी बार बार सीक्वेंसिंग होगी, जिनकी बार बार बारंबारता होगी। उसी सीक्वेंस को एक के बाद एक बार बार अगर दोहराया जा रहा है, और हर इंसान में ये जो दोहराव होगा, ये जो सीक्वेंसिंग होगी वो अलग अलग होगी, ये पैटर्न अलग अलग होगा, तो हर इंसान के जो एसटीआर दोहराव की संख्या भी अलग अलग होगी। अब इसी के आधार पर हम पहचान करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे काम करता है एसटीआर विश्लेषण। तो सबसे पहले डीएनए का नमूना लिया जाता है। कहां से लिया जाएगा, तो शरीर के किसी भी हिस्से से, अक्सर हड्डी या दांत से लिया जाता है। अगर हड्डी या दांत उपलब्ध है तो वहां से डीएनए का नमूना लिया गया। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं कि 15 या उससे ज्यादा एसटीआर स्थानों को डीएनए में ढूंढते हैं और गिनते हैं। मान लीजिए एक डीएनए का नमूना लिया गया, अब इसमें 15 या अधिक जगहों पर इसी सीक्वेंसिंग को देखा जाएगा कि कैसा है, कैसी सीक्वेंसिंग इसमें दिखाई दे रही है। अब इसके आधार पर डीएनए की एक प्रोफाइल बनेगी, उसमें पता चलेगा कि कितने बार इनके दोहरावों की संख्या है, यानी एक खास पैटर्न कितने बार है। मान लीजिए AGAAGGCCTT, मान लीजिए यही पैटर्न है, ठीक है। अब ये पैटर्न 2 बार मिला, 4 बार मिला, 6 बार मिला, जिस तरह से भी मिला, या इससे अलग कोई पैटर्न मिला, जितनी बार मिला। अब उसके आधार पर एक पैटर्न तैयार होगा जिससे कि उस व्यक्ति की पहचान होगी कि इस व्यक्ति के अंदर जो दोहरावों की प्रक्रिया है वो इतनी बार हो रही है। इसके आधार पर एक पैटर्न डिसाइड हो जाएगा और उस व्यक्ति की पहचान कर ली जाएगी। अब क्या होगा, अब रेफरेंस सैंपल जो आप इकट्ठा किए हैं किसी भी व्यक्ति से, जैसे कि कोई मृतक जो व्यक्ति है उसकी बेटी का ही मान लीजिए आपने डीएनए लिया है रेफरेंस सैंपल के तौर पर। अब उस रेफरेंस सैंपल को जिसको आपने लिया है उससे आप उस सीक्वेंसिंग की तुलना करेंगे, और इसके आधार पर एसटीआर पैटर्न को जब मिलान करने पर अगर वो मैच कर जाता है, दोनों का एसटीआर पैटर्न सिमिलर होता है, तो यह तय हो जाता है कि शव उसी व्यक्ति का है, और यह तकनीकी भी अपने आप में सफल मानी जाती है। अब आप जानते हैं कि यह तकनीकी तभी सफल होती है जब न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, जो कोशिका के केंद्र में होता है, ठीक ठाक हालत में हो। अगर न्यूक्लियर डीएनए ठीक ठाक हालत में नहीं है तब आप एसटीआर पैटर्न को नहीं जान सकते हैं। इसलिए इसके लिए यह शर्त है कि इसके लिए कोशिका के केंद्र में जो न्यूक्लियर डीएनए होता है अगर वो ठीक हालत में है तभी इस तकनीकी का इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो ज्यादा खराब हो गया है, सड़ा गला हो गया है, तब इस तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वैसी दशा में क्या होगा, तो दूसरी तकनीकी है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, यानी एमटीडीएनए विश्लेषण इसको कहते हैं। इसका उपयोग कब होगा, तो इसका उपयोग तब किया जाएगा जब न्यूक्लियर डीएनए नष्ट हो जाता है, यानी कि कोशिका का जो केंद्र में स्थित न्यूक्लियर डीएनए है अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, सड़ गया है, तो ऐसी दशा में क्या होगा,
ऐसी दशा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस किया जाएगा दूसरे नंबर पर। अब ये बहुत कम मात्रा में अगर होगा न्यूक्लियर डीएनए तब भी इसकी प्रायिकता बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब ये एम्प्टी डीएनए क्या होगा, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए होगा वो एम्प्टी डीएनए होता है। अब ये मां से संतानों को मिलता है, ट्रांसफर होता है और बिना बदलाव के। तो मां से संतानों को मिलता है, पिता का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए जब इसमें जो सैंपल से कंपेयर किया जाएगा तो वो मां के पक्ष से जो जुड़े हुए रिश्तेदार होते हैं उनका सैंपल भी यहाँ पर लिया जाता है। अब न्यूक्लियर डीएनए की तुलना में आप देखेंगे तो एम्प्टी डीएनए जो सेल होते हैं इसकी प्रतियां भी ज्यादा होती हैं, इसमें हजारों प्रतियां होती हैं। इसी वजह से इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कोशिका में हजारों प्रतियां होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सा सुलभ हो जाता है। अगर कोई शव ऐसा है जो बहुत पुराना हो गया हो या खराब हालत में हो गया हो तो वैसी दशा में भी जो एम्प्टी डीएनए मिलने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रतियां जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं और ये बहुत स्थिर होता है, बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब इसकी तुलना यानी कंपेयर किससे होगा, तो मां की ओर से जो रिश्तेदार होंगे उनसे जो डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे उससे इसका कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर तीसरी विधि आपको दिखाई देगी वाई क्रोमोसोम एनालिसिस, वाई क्रोमोसोम विश्लेषण। अब देखिए, आप जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र कहते हैं, होते हैं। अब लेकिन इसमें 22 जोड़े तो सिमिलर होते हैं, लेकिन एक जो जोड़ा होगा उसमें जो 2 क्रोमोसोम होंगे, अगर दोनों XX हो जाते हैं तो वो महिला हो जाती है लिंग निर्धारण के तौर पर, और XY होगा तो वो पुरुष हो जाएगा। इसका मतलब कि जो Y क्रोमोसोम होगा, अगर XX हुआ तो ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, और XY हुआ तो क्या हो गया, ये मेल हो गया। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि जो मेल होता है, जो Y क्रोमोसोम होगा वो मेल के पास ही होगा। तो ये केवल पुरुषों के पास Y क्रोमोसोम होता है जो उनके पिता से मिलता है। Y क्रोमोसोम पर भी क्या होता है, डीएनए के छोटे छोटे दोहराव यानी सीक्वेंसिंग होगी। तो उस वाले हिस्से को यानी सीक्वेंसिंग वाले हिस्से को, जिसको कि हम एसटीआर कहते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं, Y क्रोमोसोम पर जो डीएनए होगा उसमें हम एसटीआर देखेंगे, यानी शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट्स कितने हैं उसको देखेंगे। और हर पुरुष में ये एसटीआर पैटर्न लगभग उसी तरह के होंगे जैसे कि उनके पिता में होंगे, दादा में होंगे, चाचा में होंगे, भाई में होंगे, यानी कि पिता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के सैंपल से इसको कंपेयर किया जाएगा और वहां पर इस तकनीकी के माध्यम से शव के शिनाख्त होगी। अब शव से डीएनए लिया जाएगा और उसमें वाई क्रोमोसोम के एसटीआर पैटर्न को पहचाना जाएगा और उसके आधार पर डीएनए को उसके पिता के वंश के जो भी रिश्तेदार होंगे उस डीएनए से कंपेयर किया जाएगा और इस तरह से इस विधि का प्रयोग करके इसकी शिनाख्त कर ली जाएगी। वहीं पर चौथी एक विधि होती है जिसको एसएनपी एनालिसिस कहते हैं, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म विश्लेषण कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब बहुत ज्यादा डीएनए बहुत ज्यादा खराब हो गया हो, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया हो और ऊपर की तीनों विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये बहुत सटीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई जला हुआ, पानी में सड़ चुका या बहुत पुराना हो गया हो कोई शव, तो ऐसी दशा में एसटीआर या एम्प्टी डीएनए दोनों से पहचान करना अगर संभव नहीं है तो एसएनपी से पहचान करने की एक विधि के तौर पर इसको देखा जाता है। एसएनपी क्या है, तो एसएनपी का पूरा नाम क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब डीएनए में होने वाले छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं उसी बदलाव के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब डीएनए में आपको बताया गया कि डीएनए क्या होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है, किसकी, 4 उसमें अक्षर होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब इसी में जब इन 4 अक्षरों में ही किसी एक श्रृंखला के किसी एक स्थान पर एक अक्षर बदल जाता है तो वहां पर वो पैटर्न में जो बदलाव होता है उसी को एसएनपी कह रहे हैं। यानी डीएनए में जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं उसी को कहा जा रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर देखिए, यहां पर एक सामान्य डीएनए है जिसमें कि ए जी टी सी जी ए एक सामान्य पैटर्न है, लेकिन एसएनपी में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। ए सिमिलर है, जी सिमिलर है, टी यहां पर है और यहां पर सी हो गया है। तो इसका मतलब इसमें जो बदलाव है उस बदलाव का ही एक पैटर्न होगा और उस बदलाव को रिश्तेदारों के सैंपल से जो डीएनए लिए गए हैं उससे होने वाले बदलावों के आधार पर कंपेयर किया जाएगा। लेकिन ये उतना सटीक नहीं माना जाता है इस विश्लेषण को। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे एसएनपी विश्लेषण में कि मृतक की कोई भी निजी वस्तु ले लेंगे और उससे डीएनए का छोटा सा एक सैंपल लेंगे। वो टूथब्रश हो सकता है, उसके इस्तेमाल किए गए तौलिए हो सकते हैं,
वहां से डीएनए का एक अंश निकाला जाता है। फिर एसएनपी तकनीकी से यह देखा जाता है कि डीएनए में कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर है, यानी कि किस जगह पर कौन से अक्षर में बदलाव देखा गया है। फिर उसे जो भी संदिग्ध मृतक परिवार के डीएनए या रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। अब इंसानी जीनोम जो होता है उसमें लाखों एसएनपी पाए जाते हैं, तो यह विश्लेषण यह बताता है कि कौन सा व्यक्ति किस डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सटीक नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत मान्य नहीं माना जाता है। एसटीआर जितना इसको मान्य नहीं मानते हैं, लेकिन फिलहाल एक विधि के तौर पर इसकी भी मान्यता है, चूंकि होने वाले अक्षरों में बदलाव के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो फिलहाल ये वो 4 विधियां हैं जिसका प्रयोग करके शवों की शिनाख्त की जाती है, जिसके आधार पर विज्ञान की यह विधि मृतकों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में एक निःशब्द लेकिन निर्णायक भूमिका निभा रही है। वैसे ईश्वर न करे कि इस तरह के हादसे हों। विज्ञान का प्रयोग हम ईश्वर की कृपा से, विज्ञान का प्रयोग हम मानव जाति के विकास के लिए करें, लेकिन फिर भी एक हम कह सकते हैं कि विज्ञान की यह विधि लोगों को भावनात्मक स्तर पर कह लें या प्रयोगवादी इस पूरे के पूरे विश्व में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लोगों को किसी पॉलिसी से मिलने वाले धन लाभ को कह लें या उनको धर्म के आधार पर करने वाले अंतिम संस्कार के लिए कर लें, एक कारगर विधि तो फिलहाल ये है ही। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि ISGS फाउंडेशन बैच इंदौर में दिनांक 23 जून से प्रारंभ हो रहा है शाम 6 बजे से, और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, डीएनए के किस प्रकार को मातृवंश पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, विशेषकर जब न्यूक्लियर डीएनए अनुपलब्ध हो। विकल्प आपके सामने है, वाई क्रोमोसोम, आरएनए, एमटीडीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।